क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं दोस्तों। इस पेपर का पहला क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द लीस्ट 6 डिजिट नंबर। सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर पता करना है हमें जो कि 71 से फुली डिवाइड हो जाए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा। तो हम पहले तो 6 डिजिट नंबर जान लें कि भाई जो सबसे छोटा है वो तो ये नंबर हो गया 1000000। अब क्या करें, क्या कॉन्सेप्ट है। तो 71 का टेबल मतलब 71 की साइकिल से आगे बढ़ेंगे और वहां पहुंचे इसके पास जो 71 से डिवाइड हो जाए। अब इसके पास पहुंचने का मतलब इससे नीचे रहेंगे, क्योंकि अगर ये डिवाइड हो जाता ये जो नंबर है तो यही आंसर हो जाता, लेकिन ये नहीं होगा, तभी हम इसके पास पहुंचने जा रहे हैं। जैसे ही इसके पास पहुंच जाएंगे उससे एक कदम और आगे बढ़ेंगे 71 की साइकिल में 71 की, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम इसके पास पहुंचते हैं सिंपली। चलें 71 से इसका डिवीजन देखें। 71 1 71 बचा 29 और ये 0 आ गया। 71 से 4 टाइम्स में 28, ये आ गया 6 और डबल 0 उतारा 60 हुआ, नहीं हुआ और डबल 0 उतार लेते हैं। और फिर 71 से ये हो जाएगा 8 टाइम्स में, 8 बार में 56 बचा 32 रिमाइंडर बच रहा है। मतलब इसमें से अगर मैं 32 माइनस कर दूं 9 9 9 और 6 8, मतलब ये वो नंबर है जो 71 से फुली डिवाइड हो रहा है, क्योंकि भाई इसमें से 32 रिमाइंडर बच रहा है। अब अगर यहां से एक और 71 का ऊपर हम बढ़े, लीप लें 71 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल। तो जोड़ लेते हैं इसको, 8 1 9 और 7 6 13 3 और 9 1 0 0 और 1 0। तो ये हो गया हमारा सिंपली आंसर। इसमें अगर हम ये देखें कि भाई इसका हमें जैसे पता नहीं करना है कि भाई कौन सा इससे कम वाला नंबर है जो 71 से डिवाइड है, तो जो रिमाइंडर है ये 32 का रिमाइंडर बच रहा है इसमें से। अब अगर 32 का रिमाइंडर बच रहा है तो 71 की नेक्स्ट साइकिल पूरा होने में 71 और 32 में से जो अंतर बच रहा है वो अगर सिंपली इसमें ऐड कर दें तो भी हम उस नंबर पे पहुंच जाएंगे। मतलब जैसे 71 और 32 में देखें 39 का अंतर है 39 का डिफरेंस है। अगर इसमें 39 और ऐड होता तो क्या ये 32 यहां बचता? नहीं बचता। 5 बार में टेबल, अरे 8 बार में हम यहां पहुंचे थे, हम 9 टाइम्स में इसको यहां 39 आता और 639 आ जाता, ये 0 हो जाता। तो दूसरा ये है कि अगर ये नंबर नहीं पता करना है, जैसे 32 माइनस करके मैंने ये पता किया, सिंपली जो अंतर बच गया अभी जैसे 32 और 71 में 39 वो ऐड कर। तो ये दो तरीके हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्राइंगल PQR इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर O। ट्राइंगल से है ये क्वेश्चन। एक ट्राइंगल है जो कि इंस्क्राइब्ड है किसमें? एक सर्कल में। तो डायग्राम भी साथ साथ बनाते चलते हैं। इसका नाम है PQR। ट्राइंगल कुछ इस प्रकार है जो कि एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब सर्कल जो है, मतलब ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे इसकी बाउंड्रीज रहेंगी। इसका नाम है PQR। आगे PO इज प्रोड्यूस टू मीट, अच्छा इसका सेंटर O है, साथ में इसका सेंटर भी रख लें तो ये हो गया इसका सेंटर O। PO इज प्रोड्यूस टू मीट QR। PO को पहले तो ज्वाइन किया जाता है और फिर प्रोड्यूस किया जाता है टू मीट QR एट U। ये QR को U पे मिल रहा है, मतलब ये पॉइंट U हो गया। एंड द सर्कल एट S, और आगे इसको बढ़ाते हैं तो सर्कल को ये मिल जाता है S पे। एंड PT इज परपेंडिकुलर टू QR, और वहीं PT जो है, एक P से एक लाइन आ रही है, मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन है PT
और ये टी पे क्यू आर को मिल रही है, ये बनाती है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। वेयर टी लाइज बिटवीन क्यू एंड यू, जो टी है वो क्यू और यू के बीच में आ रहा है, बिल्कुल सही। इफ एंगल क्यू इक्वल्स टू 70 डिग्री, हमें गिवन है क्यू 70 डिग्री है एंड एंगल आर इज इक्वल्स टू 55 डिग्री, ये 55 डिग्री है। फाइंड टीपीएस। टीपीएस, हमें टीपीएस की वैल्यू फाइंड करनी है कि भाई ये कितना होने वाला है। तो यहां तक क्लियर है, डायग्राम बन गया है। आगे कैसे बढ़ें? तो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, इन्हीं को देखते हुए चलते हैं, और साथ में सर्कल भी है, इसकी प्रॉपर्टी यूज करें। तो ये है सेंटर ओ, और ये बन रहा है, यहां से अगर हम पीएस को देखें तो दो सेमी सर्कल क्रिएट हो रहे हैं, पहली चीज। यानी ये डायमीटर हो गया, या बोले तो कॉर्ड हो गया। कॉर्ड जो है उससे अगर हम सेमी सर्कल वाली कॉर्ड से, डायमीटर से रिमेनिंग पार्ट पे अगर हम बनाएं, एंगल बनाएं, एंगल फॉर्म करें, तो वो कितना फॉर्म होता है? 90 डिग्री। मतलब जैसे एक ये एंगल सबटेंड हो रहा है, इसको ज्वाइन और कर लें साथ में क्यू एस को, तो ट्राइंगल एंगल पी क्यू एस कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया पी क्यू एस, जिसमें कि ये पोर्शन पी क्यू आर 70 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। ये सर्कल की हमने पहली प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। दूसरा, अगर हम ध्यान दें, पी क्यू कॉर्ड है, ये कॉर्ड दो जगह एंगल सबटेंड कर रही है रिमेनिंग सेगमेंट में, एक पी क्यू आर और दूसरा पी क्यू एस। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। मतलब अगर ये 55 डिग्री है, एंगल पी क्यू पी एस क्यू, इसका नेमिंग पी एस क्यू हो जाएगा, ये इक्वल होगा एंगल पी आर क्यू के। कितना? 55 डिग्री ईच, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट्स सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड आर इक्वल। तो ये 55 डिग्री हो गए बोथ, ये 55 डिग्री हो गया। ये हमें अपना दिमाग चला के मिल गया। अब ये सर्कल की प्रॉपर्टीज लगा के हमने ये दो बातें गेन कर ली हैं। आगे हमें यहां पहुंचना है, ये फाइंड करना है। तो अब अगर हम देखें, इस ट्राइंगल में देखें, जो ये परपेंडिकुलर वाला है, इन ट्राइंगल पीटीक्यू, पीटीक्यू में टी 90 डिग्री है और एंगल क्यू 70 डिग्री है। तो हमें क्यूपीटी कितना मिल जाएगा? क्यूपीटी मिल जाएगा 20 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 20 डिग्री आ गया। यहां तक कोई इशू? बिल्कुल नहीं। और ये ट्राइंगल ये जो हमने बनाया है अभी, क्यूएस को ज्वाइन किया है, तो इसको देखें, इन ट्राइंगल पीक्यूएस, पीक्यूएस में ये पोर्शन अभी फाइंड करना है। ये 20 आ चुका है, ये है 90 और ये है 55। 90 और 55 ये ऐड हो जाएगा, प्लस 20 प्लस क्वेश्चन मार्क, ये सभी जुड़ के कितना देगा? 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से हमें ये क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू मिल जाएगी। कितना हो जाएगा ये? 55 प्लस 20 75, 75 प्लस 90 और प्लस कितना करें कि 180 आ जाए? तो ऑप्शन में से चूज कर लें 15 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया 15 डिग्री। तो हमने कॉर्ड्स की प्रॉपर्टी देखी, जिसमें एक कॉर्ड डायमीटर थी और एक सेगमेंट में, और हो गया हमारा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एसआई ऑन अ सम ऑफ रुपीज, इतना प्रिंसिपल अमाउंट है 12.5% सालाना पर एनम पे 9 महीने में कितना सिंपल इंटरेस्ट देने वाला है ये? मतलब हमने 99,000 किसी को 12.5% पे दिया है, हमें चाहिए कि भाई सिंपल इंटरेस्ट बता दिया जाए। ऑप्शन ये रहे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT अपॉन में 100, प्रिंसिपल है 99,000,
रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5 मतलब 25/2, 25/2% इंटू टाइम 9 मंथ्स, 9 मंथ्स को पहले ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 9/12 और अपॉन में 100। ये आ गया फॉर्मूला। सॉल्व करते हैं। ये तो भयंकर सॉल्व होगा भाई, कैसे सॉल्व होगा ये? 12 से इसे देखें डायरेक्ट, तो 12 8 टाइम्स में 96 30, 2 टाइम्स में 24 60, 12 से चला गया ये 8250 बार में। 2 से इसे और उड़ा देते हैं, 4125 4125। नीचे अब 100 रह गया है, मतलब अब सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का काम बच गया है। ओवरऑल जो भी आएगा 2 जीरो खिसका देंगे इधर, 2 पॉइंट। 4125 को कर लें गुणा 25 से। 25 पंजे 125, 5 12, 25 दूनी 50 और 12 62 2 6, 25 एकम 25 और 6 31 1 3, 25 चौक 100 और 103 गुणे 9/100। 9 से कर देते हैं, 9 पंजे 45, 4 9 दे 18, 4 22 2 और 2 9 2 कम 9 2 11 1 हासिल 1 9 3 27 1 28 और 2 9 कम 9 नहीं 0 2 हासिल 2 9 कम 9 2 11 1 हासिल 1 9 27 28 2, तो 2 सिंपल आ जाएगा, 9 कम 9/100। ये 0 मिस हो गया था। ये 2 0 है नीचे, पॉइंट इधर खिसक जाएगा। आंसर आ गया 9281.25। इतना इंटरेस्ट मिलने वाला है 99,000 पे। ऑप्शन नंबर 2। सिंपल था क्वेश्चन, कैलकुलेशन ज्यादा थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फ्री के नंबर बटोरने के लिए है दोस्तों। इन अ बैग व्हाइट मोबाइल कवर्स एंड ब्लैक मोबाइल कवर्स आर इन द रेशो 4:7। व्हाइट और ब्लैक मोबाइल्स का रेशो दे रखा है हमें 4:7 में। फिर कह रहा है कि 280 ब्लैक मोबाइल कवर्स हैं उस बैग में। एक्चुअल में 280 ब्लैक मोबाइल कवर्स हैं, तो बताइए व्हाइट मोबाइल कवर्स कितने हैं। तो रेशो गिवन है, मतलब ब्लैक बॉल 7 रेशो में है, मतलब 7x अगर इसको हम अज्यूम करें, x जो कॉमन फैक्टर है उसके साथ, तो 7x इक्वल्स टू 280। यहां से जो इन दोनों में एक कॉमन रेशो में एक कॉमन फैक्टर चलता है ना, वो x मालूम चल जाएगा हमें कितना, x आ जाएगा 40। 40 का एक मल्टीपल इन दोनों में था, जिससे हिसाब से ब्लैक मोबाइल कवर्स थे 280, तो व्हाइट मोबाइल कवर्स कितने हो जाएंगे 4 टाइम्स दैट फैक्टर, यानी 4 into 40 बोले तो 160। आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले सवाल पे आते हैं, एक और फ्री का क्वेश्चन। इफ 3u + 2v = 7, uv = 2, इसकी वैल्यू बताइए। अगर मैं इसे a बोलूं, इसे b, a + b की वैल्यू गिवन है, a - b फाइंड करना है। सिंपल, तो स्क्वायरिंग का हेल्प लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो मैं इसका स्क्वायरिंग अगर करूं तो 3u + 2v का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर यानी 49 इक्वल हो जाएगा 9u² + 4v² + 2 into 3u into 2v, यानी 9u² + 4v² + 2 3 6 2 12, 12uv = 49, यानी 9u² + 4v² + uv 2 दे रखा है, तो 12 into 2 = 49, यानी इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें तो ये हो जाएगा 49 - 12 into 2 24, बोले तो 25। ये हमने क्यों किया, इसका स्क्वायरिंग किया, ये a² b² फाइंड कर लिया। क्यों?
क्योंकि जो ये फाइंड करना है ये है a माइनस बी। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग देखूं तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 25 माइनस 2ab कर दें। अगर माइनस 2ab कहां गया, इसमें ये प्लस 2ab है, इसको इसमें से माइनस कर दें अगर इस वैल्यू में से, तो इसका स्क्वायरिंग हमें मिल जाएगा। कैसे, तो 3u माइनस 2v का स्क्वायर इक्वल होगा ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर जो कि है 25 माइनस 2 इंटू ए बी, यानी 2 इंटू ए बी ये है 12uv। 12uv कितना क्रिएट हो गया था 24 माइनस 24 यानी 1। तो 3u माइनस 2v का स्क्वायर आया 1, यानी 3u माइनस 2v आया 1। तो आंसर आ गया 1 पे है 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय सेलिंग 92 kg ऑफ व्हीट, 92 किलो व्हीट बेचने पर एक व्यक्ति को 12 किलो के सेलिंग प्राइस का मुनाफा हो रहा है। सीधे सीधे हमसे पूछा गया है ओवरऑल गेन परसेंटेज कितना है। तो कैसे आगे बढ़ें, कैसे सॉल्व करें, पहले जान लें गेन परसेंटेज, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का। तो जो भी प्रॉफिट है अपॉन सीपी इंटू 100, मतलब हमें प्रॉफिट मालूम होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस मालूम होना चाहिए। लेकिन यहां बात हो रही है सेलिंग प्राइस के टर्म में डायरेक्ट। तो पहले हम इसका मानते हैं सेलिंग प्राइस कि 1 kg व्हीट का सेलिंग प्राइस अज्यूम कर लें x, क्योंकि सेलिंग प्राइस में ही डीलिंग हो रही है पूरी, तो हमें थोड़ा आसानी होगा। 1 kg सेलिंग प्राइस का, 1 kg के व्हीट का सेलिंग प्राइस x मान लिया, 92 kg सेल किया गया है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 92x। 92x में उसने 92 किलो बेच दिया। ऐसा करते हुए उसे फायदा कितने का हुआ, तो 12 kg के सेलिंग प्राइस का फायदा हुआ उसे। तो प्रॉफिट कितना है उसका 12x। सीधे सीधे ये सेलिंग प्राइस है 92 kg व्हीट का, ये प्रॉफिट हो चुका है उसे। तो हम सीपी कैसे फाइंड करें, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस जो भी प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है 92 kg, और उस पे ऐसा करते हुए प्रॉफिट कितने का हो रहा है 92x, सॉरी, और प्रॉफिट हो रहा है 12x का, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया 80x। लाके सिंपली इस फॉर्मूले में अगर हम पुट कर दें तो प्रॉफिट है 12x का, उसका कॉस्ट है 80x इंटू 100, तो x से x 20 से 4 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, 4 से ये 3, 3 5 15%। आ गया आंसर ऑप्शन नंबर 2। सिंपल था ये क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कॉट थीटा गिवन है √2 + 1, कॉसेक थीटा सेक थीटा फाइंड करना है। अब कैसे आगे बढ़ा जाए, तो कॉसेक थीटा सेक थीटा के लिए अगर 1/sin थीटा कॉस थीटा फाइंड कर लिया जाए, भाई कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/sin थीटा और सेक थीटा का 1/cos थीटा, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको देखते हुए आगे बढ़े। तो कॉट थीटा है हमारे पास, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है tan थीटा, तो साथ में tan थीटा भी फाइंड कर लें। कॉट थीटा a + b गिवन है। अब एक चीज यहां पे हम नोटिस करें कि अगर a² और b² का डिफरेंस 1 होता है तो उसका रेसिप्रोकल का रेशनलाइजेशन करने के बाद हमें ये मिलता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हो जाता है अगर a और b का स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो। तो tan थीटा हमें मिल गया डायरेक्टली √2 - 1। अब कॉट थीटा है हमारे पास, tan थीटा है, कॉट थीटा को और क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाई साइन थीटा, tan थीटा को साइन थीटा बाई cos थीटा। क्यों ना इसे ऐड कर दिया जाए, इसे अगर ऐड कर दें तो ये दोनों जो इक्वेशन है ऐड होने के बाद 2√2 दे देंगी।
ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 + 1 और -1। अब यहाँ देखिए इसे सॉल्व करें अगर, तो साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ गया और ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1 इक्वल्स टू 2√2। ये फाइंड करने की जगह हमने कहा कि ये फाइंड कर लें और इसकी वैल्यू आ चुकी है, मतलब इसका आंसर कितना हो गया 2√2। ये सवाल प्रॉफिट लॉस से पूछा गया है, डिस्काउंट से, कि भाई एक आर्टिकल अगर 372 में बेचा जा रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹372 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25% एंड 38%। 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं 25% के और 38% के ऑन इट्स एमपी मार्क प्राइस पे। हमें बताना है टोटल डिस्काउंट। अगर कुछ इसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, उस पे सॉरी मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पे 2 डिस्काउंट देने के बाद 372 में इसको जो शॉपकीपर है वो बेच दे रहा है। हमसे डिस्काउंट परसेंटेज देके टोटल डिस्काउंट पूछ रहा है कि भाई कितना होगा। तो कैसे सॉल्व होगा ये? तो देखिए एसपी दे रखा है 372, तो पहले हम एमपी पता करें, मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट है, तो मार्क प्राइस को हम ट्रीट करेंगे 100%, मतलब परसेंटेज में ये 100 होगा और इस पे डिस्काउंट दे दे के यहां पहुंचा गया है, तो इस पे 2 बार डिस्काउंट दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि 25 और 38 जोड़ के ये हो गया कितना 30 20 50 और 60 और 63 63%, इतना डिस्काउंट नहीं है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मीनिंग ये होता है कि भाई एक बार डिस्काउंट हुआ, फिर जो अमाउंट जहां पे पहुंच गए उस पे उसको 100 मानते हुए उस पे 38% डिस्काउंट दिया गया। ये नहीं कि ओवरऑल जुड़ के, जैसे एडवर्टीजमेंट में ऐड आता है भाई न्यूज़पेपर वगैरह में कि 50 + 50% डिस्काउंट। इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्री में ले जाना है, नहीं, पहले 50% डिस्काउंट होगा, फिर जो प्राइस आएगा उस पर 50% एडिशनल डिस्काउंट होगा, तो वो केस है ये। तो 372 जो है ये 2 डिस्काउंट के बाद है। एमपी को हमने कहा कि हम 100% कंसिडर करेंगे क्योंकि यहां से डिस्काउंट दे दे के हम यहां पहुंचे। तो 372 जो है एमपी पता करने जा रहे हैं हम। 372 जो 25% पहला डिस्काउंट दिया गया उसके हिसाब से ये कितना परसेंटेज हो गया 75। डिस्काउंट के बाद ये 25% डिस्काउंट के बाद 75% हो गया। इसको बना देंगे हम 100, तो हम एक स्टेप कवर करके उस पोजीशन पे आ गए जहां पे अब 38% डिस्काउंट लेके वो दाम पे हम पहुंच गए। अब इस वैल्यू को, ये 38% कम है एमपी से, तो 38% कम होने का मतलब एमपी 100% ट्रीट होगा, तो ये है 62%। और इसको अगर हम 100 बना देंगे तो हम पहुंच जाएंगे मार्क प्राइस। तो अब इसको अगर सॉल्व कर लें तो मार्क प्राइस मिल जाएगा, फिर वहां से हम टोटल डिस्काउंट निकाल सकते हैं भाई। सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस में से डिफरेंस देख लेंगे, ये हो जाएगा 4/3, ये 3 से 1 2 और 4, 62 से ये 2 टाइम्स में 4 2 8 और 8 इंटू 100 800, मतलब मार्क प्राइस 800 था जिसपे 2 बार डिस्काउंट देके 372 में बेचा गया। कैसे? तो अब इसको ही उल्टा बना दें। जैसे पहली बार डिस्काउंट दिया गया 25%, मतलब 25 डिस्काउंट दे दिया गया, तो इसका जो रिमेनिंग प्राइस हो जाएगा वो ये हो जाएगा 75/100, और फिर उस पे 38% डिस्काउंट दे दिया गया तो 62% बच जाएगा। तो ये उल्टा करके जब हम कहां पहुंच जाएंगे सेलिंग प्राइस। तो ये बेस्ट तरीका होता है, इसको कंसिडर कर लिया जाए 100% और उसी हिसाब से डील करें तो हम डायरेक्ट वहीं पहुंच जाएंगे। तो 800 हमारा आया क्या मार्क प्राइस। मार्क प्राइस में एसपी माइनस कर दें, एमपी माइनस एसपी, हमें मिल जाएगा डिस्काउंट। तो कितना हो जाएगा ये 800 में से 372 गया तो 428, 428, तो आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ नंबर 428।
तो काफी इजी क्वेश्चन था। अब ये तरीका आपको नहीं समझ आया कमेंट करके बताइए, फिर इसको और डिटेलिंग में बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B can complete a certain work in 6 days and 8 days respectively। पहले हमें बताया गया है कि A 6 दिन में एक काम को कर सकता है और वहीं B उस काम को 8 दिन में कर सकता है। They work together for 3 days। दोनों साथ में 3 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद C alone completed the remaining work in 2 days। बचे हुए काम को C अकेले 2 दिन में कर लेता है। B and C together can complete 3/4 of the same work in। हमसे पूछा जा रहा है कि B और C उस काम के, जो भी ये काम का वर्णन शुरू में दिया गया है, उसके 3/4 हिस्से को साथ में कितने दिन में कर पाएंगे। तो पहला काम टोटल यूनिट ऑफ वर्क पता करने का है, वो पता कर लेते हैं। A और B के जो नंबर ऑफ डेज ये ले रहे हैं, इसके एलसीएम से हम एक यूनिट डिफाइन कर देते हैं कि भाई ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क है जिसको किया जाना है। तो 6 और 8 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 24। मतलब 24 यूनिट्स ऑफ वर्क जो है अगर वो हो जाता है तो काम कंप्लीट हो जाता है। अब इसके हिसाब से हमें इनकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी कि भाई इनका क्या रेट है, किस हिसाब से कार्य को करते हैं। तो ए जो है वो 4 यूनिट पर डे का हिसाब चलता है इसका, तभी तो 6 दिन में लगा काम कर देता है। और इसका 3 यूनिट पर डे का तो 8 दिन लेता है। 3 यूनिट के हिसाब से 8 दिन लेगा 24 काम करने को। अब इन्होंने क्या सिचुएशन दे रखी है क्वेश्चन में कि 3 दिन तक ये दोनों साथ में काम करते हैं। अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 4 + 3 यानी 7 यूनिट काम होगा। तो 3 दिन में 21 यूनिट्स काम खत्म हो जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क हो गया 24 - 21 मतलब 3 यूनिट्स। इसको 3 यूनिट्स को सी कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में। सी जो है वो 3 यूनिट को 2 दिन में कर रहा है, मतलब इसका एक दिन का कितना यूनिट का काम हो गया, रेट कितना हो गया, 1.5 यूनिट पर डे। ये इसका रेट हो गया। अब हमारे पास सभी का काम करने का रेट भी मालूम है और टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क भी मालूम है, ये किस रफ्तार से काम कर रहे हैं और टोटल यूनिट कितना है। तो बी और सी दोनों मिलके 3/4 काम कितने दिन में कर देंगे। तो पहले इसका 3/4 हिस्सा कर ले। 24 का 3/4 कितना हो जाएगा, 18 यूनिट्स पर डे, सॉरी 18 यूनिट्स टोटल वर्क। इसको बी और सी, बी का है 3 यूनिट पर डे, सी का है 1.5 यूनिट पर डे। मतलब जब दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 4.5 यूनिट। 4.5 यूनिट के हिसाब से कितना दिन लगने वाला है, तो पॉइंट हटा दें तो ये हो जाएगा 0। 180/45 तो 45 से ये चला जाएगा 4 टाइम्स, मतलब 4 दिनों में ये दोनों इस तरीके से अगर काम करेंगे तो 3/4 काम 4 दिन में कर देंगे। आंसर हो गया सेकंड नंबर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है इफ 2x² - 6x = 1। ये हमें गिवन है, फाइंड करना है x² + 1/4x²। तो कैसे आगे बढ़ें, तो जो फाइंड करना है इसको देखें, ये इसमें a और b क्या है, तो इसमें a x है और b है 1/2x। कैसे, क्योंकि ये x का स्क्वायर है और ये 1/2x का स्क्वायर। तो अगर ये a और b हम यहां बना लें, ढूंढ लें, तो a² + b² की वैल्यू फाइंड करना आसान हो जाएगा। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, यहां क्या करा जाए, 1/2x कैसे आएगा, तो हम बोथ साइड 2x से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही 2x से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 1/2x और इधर हो जाएगा 2x² / 2x यानी x - 3। अब देखिए x भी आ गया 1/2x भी आ गया, इन दोनों को एक तरफ कर लें तो x - 1/2x = हो जाएगा 3 के, इक्वल हो गया 3 के ये। अब x भी है 1/2x भी है, दोनों हैं, इनका बोथ साइड स्क्वायरिंग अगर कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x² + 1/4x² - 2 × x × 1/2x = 9।
और ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 9। ये -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों x² + 1/x² की 10। तो हमारा आंसर हो गया नंबर 3। इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 sin² थीटा दे रखा है 3 × 1 + cos थीटा के बराबर। हमसे पूछा है cosec थीटा + cot थीटा की वैल्यू बताइए। काफी इजी क्वेश्चन है, कैसे करें? तो देखिए 5 sin² थीटा, sin² थीटा दे रखा है। sin² थीटा को क्या सब्स्टिट्यूट में लिख सकते हैं? 1 - cos² थीटा, ये लिख सकते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि आगे कैसे होने वाला है ये क्वेश्चन। नहीं आया तो 1 - cos² थीटा को क्या लिखेंगे? 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, और जो कि इक्वल है 3 × 1 + cos थीटा के। तो 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा गया, ये हो गया 5 - 5 cos थीटा इक्वल्स टू 3, यानी 2 इक्वल्स टू 5 cos थीटा, यानी cos थीटा इक्वल्स टू 2/5। और cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया 2, ट्रिग्नोमेट्री के रेशो के लिए लेने के लिए बेस 2 हो गया और हाइपोटेनियस 5 हो गया। तो हम परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? √h² - b², यानी 5 का स्क्वायर 25 - 2 का स्क्वायर 4, बोले तो √21। ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया। अब cosec थीटा और cot थीटा इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। cosec थीटा हो जाएगा आपका h/p, यानी h कितना है? 5/√21, और cot थीटा हो जाएगा b/p, यानी 2/√21। तो हमारा आंसर हो गया 7/√21। देख लें ऑप्शन में, ऑप्शन ऐसा नहीं है तो इसे हमें तब्दील करना पड़ेगा। 21 को हम लिख सकते हैं √7 × 3। अब देखिए 7 को लिख सकते हैं रूट में 7 × 7, तो 7 से 7 गया, आंसर आ जाएगा √7/3। इजी था क्वेश्चन, कैलकुलेशन थी काफी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। AB एंड CD आर 2 chords ऑफ अ सर्कल। AB और CD 2 chords दे रखी हैं दैट इंटरसेक्ट्स एट E इनसाइड द सर्कल, जो कि सर्कल के अंदर ही आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं पॉइंट E पे। चलिए ड्रॉ भी कर लेते हैं साथ साथ, ज्यादा समझ आएगा। ये हमारा कोई टेढ़ा मेढ़ा सर्कल बन गया, इसमें 2 chords हैं AB एंड CD। ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट E पे। एंगल BEC कितना है? BEC दे रखा है हमें 125 डिग्री। एंगल EBD दे रखा है 28 डिग्री। हमसे पूछा है मेजर ऑफ एंगल BAC। BAC फाइंड करना है, इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे होगा दोस्तों? ये 125 है, ये 28 है, इसमें ये 125 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 55 डिग्री। भाई लीनियर पेयर, ये रे निकल रही है 125, तो ये 55 हो जाएगा। ये 55 हो गया, ये 28 हो गया, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ट्रायंगल में ASP लग जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 55 + 28 ऐड करके इन दोनों को 180 में से माइनस कर लें, तो ये कितना हो जाएगा? 50, 60, 70 और 10 80 और 83। 83 - 180 बोले तो 97। ये हो गया 97 डिग्री, इसका वैल्यू आ गया। हमसे पूछा है लेकिन BAC। अब देखिए ये दोनों जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये और ये, अगर मैं CB को ज्वाइन कर दूं तो ये एक सेगमेंट बन गया, माइनर सेगमेंट, और ये बाकी हिस्सा जो है दूसरा वो मेजर हो गया।
अब इस सेम कॉर्ड द्वारा जो एंगल बाकी के हिस्से पे ड्रॉ किया जाता है, सबटेंड किया जाता है, वो इक्वल होता है। तो अगर BDC 97 डिग्री है, तो BDC अगर 97 डिग्री है तो BAC कितना हो जाएगा? ये भी 97 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल्स आर इक्वल, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो देखिए आंसर कितना है? 97 डिग्री। इजी हो गया क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, इफ ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू AB। एक ट्राइंगल है ABC नाम का, इसको ड्रॉ कर लें। इसमें DE हमें एक साइड दे रखी है, और ये कैसे जनरेट हो रही है? तो जो D और E है, ये AC और BC पे पॉइंट्स हैं। ये AC है, इस पे पॉइंट है D, और ये BC है, इस पे पॉइंट है E। इनको ज्वाइन करने पे DE मिल रहा है। ये DE गिवन है AB के पैरेलल। और आगे क्या कहता है? F इज अ पॉइंट बिटवीन C एंड D। C और D के बीच में पॉइंट है कहीं पे, F बीच में है कहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मिड पे है। सच दैट EF को ज्वाइन करें, इज पैरेलल टू BD को ज्वाइन कर ले। इस प्रकार से कुछ सिनेरियो है। और इफ AD इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, AD जो है 15 सेंटीमीटर गिवन है, DC जो है 10 सेंटीमीटर है। ये थोड़ा हमारा डायग्राम छोटा बन गया। AD 15 है और DC 10 है, 10 ज्यादा बड़ा लग रहा है। देन द लेंथ ऑफ CF इज, CF की हमें लेंथ फाइंड करनी है, मान लेते हैं इसे X। तो अब कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए, इन गिवन का इस्तेमाल कैसे किया जाए? तो देखिए, एक ट्राइंगल, पहले जो बड़ा ट्राइंगल है ABC, इसमें DE पैरेलल गिवन है AB की। तो हमने ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी में पढ़ा है कि भाई अगर किसी एक ट्राइंगल में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो रही है, किसी भी अदर साइड के ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन अगर ड्रॉ हो रही है, तो वो पैरेलल लाइन, जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, वो क्या करेगी? बाकी जो अदर साइड्स हैं, इनका जो रेशो होगा वो इक्वली बांटेगी। मतलब DE पैरेलल गिवन है जो AB के, तो इसकी मदद से हमें क्या मिलेगा? CD बाई AD इक्वल्स टू CE बाई EB या BE जो बोल रहे हैं, ये रेशो इक्वल मिल जाएगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये 6th क्लास में, 6th चैप्टर में सिमिलैरिटी में पढ़ाया जाता है, 10th क्लास में, 6th क्लास में नहीं। अब देखिए, CD की लेंथ हमें गिवन है 10, AD की लेंथ कितनी है? 15। ये हो जाएगा CE बाई EB के बराबर, जो कि हो जाएगा 2/3। इसी प्रकार हमारे पास एक और ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, CBD में EF पैरेलल है DB के, तो क्या हो जाएगा? CF बाय FD इक्वल्स टू CE बाय BE या EB। CF कितना है ये हमें फाइंड करना है। FD कितना है मालूम नहीं, इसको 10 - x कर लेते हैं। मालूम, क्योंकि CD पूरा 10 है, ये x है, तो ये 10 - x हो जाएगा, इक्वल्स टू C बाई EB। अभी हमने C बाई EB का रेशो देखा, 2/3 के बराबर आया है। तो अगर इसको हम यहाँ पुट करके x की वैल्यू निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 20 - 2x, यानी 5x इक्वल्स टू 20, यानी x इक्वल्स टू 4। तो हो गया सॉल्व। इसमें बेसिकली हमें प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ध्यान रखना है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक साइड उस ट्राइंगल के किसी भी दूसरी साइड के पैरेलल होती है, तो जो उस बाकी टुकड़े हो रहे हैं अदर साइड्स के, उनका रेशो हमें इक्वल मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एवरेज से है ये क्वेश्चन। एवरेज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय अ ट्रेडर। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेडर द्वारा जो आइटम सोल्ड किए गए हैं 2004, 5, 6 और 7 में, उसका एवरेज है 18,950 एंड दैट सोल्ड इन 2005, 6, 7, 8 इज 21,725। जो 2005, 6, 7, 8 में बेचा गया उसका एवरेज है कुछ इतना। इफ द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन 2008, क्वेश्चन हमें दे रहा है कि अकेले 2008 में उसने इतना आइटम बेचा है, देन द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन 2004 इज, हमसे पूछ रहा है 2004 में उसने कितने आइटम आखिर बेचे। तो कैसे आगे बढ़ें, कैसे सॉल्व करें? एवरेज कैसे निकलता है? टोटल नंबर ऑफ जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसके सभी का सम डिवाइड, उनका सभी का सम किया जाएगा और डिवाइड किया जाता है टोटल कितने वो हैं। जैसे 18,950 4 साल का एवरेज है, तो मतलब एवरेज कैसे निकलेगा? टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। अब एवरेज हमें गिवन है 18,950 4 साल की, 4, 5, 6 और 7। तो अगर हमें जानना हो कि उसने चारों साल में मिला के कितना आइटम बेचा, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 4 से इसका गुणा कर देंगे। मतलब 4, 5, 6 और 7 में उसने इतने आइटम सोल्ड किए। इसी प्रकार 5 से लेके 8 में, 2005 से 8 तक कितने आइटम सोल्ड किए होंगे? 21,725 गुणे 4। ये वाला था 2004 से 2007 तक। हमें अलग से 2008 का दे रखा है 12,750। 2004 का हमसे पूछा हुआ है। इन दोनों में हम अगर ध्यान दें तो 5, 6 और 7 जो है वो दोनों में जोड़ रहा है। जो 5, 6 और 7 के सालों में उसने सेल की है वो आइटम इसमें भी जुड़ रहे हैं, इसमें भी जुड़ रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 5, 6 और 7 के जो आइटम सोल्ड हुए हैं वो जो जुड़ रहे हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो हमें 4 और 8 के बीच का अंतर मालूम चलेगा कि भाई 2004 में और 2008 में जो भी उसने आइटम सोल्ड किया उसके बीच का क्या अंतर। तो अगर इसे हम गुणा माइनस करें तो 4 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 50 इधर और 1000, 1050 और 1725 यानी 2775। 2775 गुणे 4, 2775 इंटू 4। ये डिफरेंस आ जाएगा 2004 और 8 के बीच। इन दोनों सालों में अलग से कितना अंतर आ रहा है वो ये। इसको अगर हम देख लें तो ये हो जाएगा 2800 से 4 को गुणा कर लें 56 और 56 दूनी 112, 100 और फिर 25 से 4 माइनस कर लें 100 यानी 11,100। 2008 और 4 के बिक्री में डिफरेंस है 11,100 का। अब आप देखिए 2008 में अलग से उसने 12,750 आइटम बेचे हैं। 2004 और 8 के बीच का अंतर है 11,100। मतलब उसने 2004 में कितने आइटम बेचे कि इसका और 2004 वाले का डिफरेंस निकल के आया 11,100। ये कर लें तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसमें से इसे घटा लें सिंपल, तो हमें ये मिल जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 100 ये गया 650 और 12 में से 11 गया 1, 1650। मतलब 1650 आइटम 2004 में बिके थे, 2008 में आते आते 12,750 आइटम बिका। मतलब पहले काफी कम बिक्री हो रही थी, बाद में आते आते भी कम हो गई है। कैसे? एवरेज देखिए आप, जब ये 3 साल मिले तो
तो एवरेज 18,950 पे चला गया। ये 4 साल मिले तो एवरेज 21,725 पे गया। 21,725 का एवरेज का मतलब हर साल में 21,725 सोल्ड हो रहा है। ऑन एवरेज यही होता है, जिसमें कोई डाउन होता है, कोई अप होता है। तो कंपनी की शुरुआत तो काफी मामूली हुई, फिर लेकिन 5, 6, 7 में काफी अच्छी हुई और 8 में आके फिर कम हो गई। यही पता चल रहा है देखने। चलिए खैर, हमें आंसर से मतलब था, आंसर है 1650। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस गिवन है हमें 148 सेंटीमीटर। वन ऑफ इट्स डायगोनल, इसका एक डायगोनल गिवन है 24 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो रोम्बस का पेरीमीटर यानी चारों साइड बराबर होती हैं, तो यहां से हम साइड निकाल सकते हैं भाई। 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 148, तो साइड आ जाएगी 3 और 7, 37 सेंटीमीटर एक साइड। इसकी सारी साइड्स हो गई। डायगोनल गिवन है 24 सेंटीमीटर, एक डायगोनल दे रखा है 24। तो एरिया फाइंड करना है, मतलब हमें D2 फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ D1 इंटू D2। एक अच्छा साइड मिल गई, एक डायगोनल मिल गया। डायगोनल और साइड्स के बीच में क्या इनका रिलेशन है? D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर होता है 4 इंटू आपका साइड को हम किससे लिख रहे थे? x से, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। अब जो जो गिवन है वो पुट कर लें। तो D1 है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, D2 फाइंड करना है। साइड है 37, 37 स्क्वायर इंटू 4। इस 37 स्क्वायर इंटू 4 को मैं 4 को 2 का स्क्वायर ना लिख दूं, तो 37 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा। 37 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 60 नहीं 74, 74 का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी। D2 स्क्वायर हमें मिल जाएगा 74 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, जो कि हम सॉल्व कर लेंगे। 74 माइनस 24 इंटू 74 प्लस 24, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक्सपेंड कर देंगे इसको, तो ये हो गया 50 इंटू 98 D2 स्क्वायर। अब 98 को हम लिख सकते हैं 49 इंटू 2 और 50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2। अब आप देखिए, जब ये स्क्वायर इधर जाएगा रूट बनेगा, रूट में से पेयर बाहर निकलता है, तो D2 आ जाएगा 25 में से 5 बाहर आ जाएगा, ये दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, और 49 में से मिल जाएगा 7। तो D2 की वैल्यू आ गई 5 टू 10 इंटू 7 70। D2 आ गया 70। D1 है 24, एरिया होता है हाफ D1 इंटू D2। D1 24 इंटू 70 इंटू हाफ, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 70, यानी 12 6 72 7 84, 840 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। काफी इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अशोक कंप्लीट्स अ जर्नी इन 7 आवर्स। अशोक कोई एक जर्नी अपनी 7 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। He travels the first half of the journey at the speed of 24 km per hour and the second half of it at the speed of 32 km per hour. दो टुकड़ों में बराबर बांट बांट के 24 की स्पीड से पहला टुकड़ा कवर करता है, दूसरा 32 की स्पीड से। द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, हमसे पूछ रहा है कि टोटल उसने ऐसा करते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? स्पीड इनटू टाइम। दो बार बराबर बराबर डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ओवरऑल टाइम ले रहा है 7 घंटे। तो अलग स्पीड से हाफ डिस्टेंस कवर करेगा तो अलग टाइम लगेगा, और अगले हाफ को कवर करने में अलग स्पीड से चलेगा तो अलग टाइम लगेगा। अगर डिस्टेंस के दो बराबर टुकड़े हैं तो उसको मैं D से डिनोट करूं,
तो दोनों पे स्पीड और टाइम को मैं S1 और T1 ले लेता हूं और दूसरे हाफ को कवर करते वक्त S2 और T2 डिफाइन कर देते हैं। तो सेम एक तरीके से देखा जाए तो सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है यहाँ पे और दूसरे हाफ में। तो जब सेम डिस्टेंस कवर किया जाता है तो इसका जो हमें रेशो मिलता है S1/S2 का, ये मिलता है T2/T1 के बराबर। मतलब इस हिस्से को कवर करते वक्त जो स्पीड थी और इस हिस्से को कवर करते वक्त जो स्पीड थी, इसका जो रेशो होता है वो इनके विपरीत वाले टाइम के रेशो के बराबर होता है, मतलब टाइम के रेसिप्रोकल पे होता है। ये रेशो हमें मिला। इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन को हम जल्दी कर सकते हैं। कैसे? तो हम मान लेते हैं भाई इस जो डी पहला टुकड़ा है उसको कवर करते वक्त उसको टाइम लगता है x आर। टोटल टाइम हमें दे रखा है 7 आर। तो T2 कितना हो जाएगा? 7 माइनस एक्स आर। और स्पीड दोनों की अलग अलग गिवन ही है। S1 है 24, S2 है 32, T2 कितना माना हमने? 7 माइनस एक्स मिल गया हमें। T1 कितना है? x। तो यहां से हम x फाइंड कर लेंगे, यानी इन दोनों अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करते हुए उसका टाइम कितना लग रहा है उसी बराबर टुकड़े को ट्रेवल करने में। तो ये हमें टाइम मिल जाएगा 8 से 3 4 3/4 28 माइनस 4x इक्वल्स टू 3x, यानी 7x इक्वल्स टू 28, यानी x इक्वल्स टू 4। मतलब जब वो 24 की स्पीड से चल रहा है तो 4 घंटे चल रहा है, और जब इससे 32 की स्पीड से चल रहा है तो 3 घंटे चल रहा है। अब देखिए 24 4 96, तो ये भी 96 आएगा क्योंकि दोनों टुकड़े बराबर हैं। तो 96 और 96 हो गया टोटल डिस्टेंस, यानी कितना हो गया? 192 हो गया हमारा आंसर। भाई दोनों को जोड़ लेंगे, दो बराबर टुकड़ों में कवर कर रहा था ना वो डिस्टेंस। आ गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, इफ cosec theta plus cot theta by cosec theta minus cot theta equals to 7, then the value of 4 sin square theta plus 5 upon 4 sin square theta minus 1 is। ये गिवन है, ये फाइंड करना है। गिवन का इस्तेमाल करें, कैसे होगा? तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं। तो cosec थीटा प्लस cot थीटा बाई cosec थीटा माइनस cot थीटा, ये हो जाएगा 2 cosec थीटा अपॉन में 2 cot थीटा इक्वल्स टू 7 प्लस 1 8 बाई में 7 माइनस 1 6 4/3। 2 से 2 गया, cosec थीटा बाई cot थीटा यानी 1 बाई साइन थीटा, और cos थीटा बाई साइन थीटा यानी 1 बाई cos थीटा यानी sec थीटा। sec थीटा आ गया 4/3। रेशो ले लें, sec थीटा 4/3 का मतलब h बाई b। अगर ये h बाई b है तो p कितना हो जाएगा? रूट 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी 16 माइनस 9 बोले तो रूट 7। p आ गया, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? p बाई h, यानी रूट 7/4। ये रूट 7/4 उठा के यहाँ डाल दें तो ये हो जाएगा 4 इंटू रूट 7/4 का स्क्वायर 7/16 प्लस 5 अपॉन में 4 इंटू 7/16 प्लस 5। भाई साइन स्क्वायर थीटा ही है दोनों तरफ, तो 4 से 4 बार में, 4 से ये भी 4 बार में, 4 पंजे 20 और 7 27/4, और ये सॉरी ये -1 है, तो यहाँ हो जाएगा 7/4 -1 यानी 3/4। तो 4 से 4 गया, 3 से 9 टाइम्स में गया, ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड्स आर। हमें राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछा है और उसकी साइड्स दे रखी हैं ये, जो कि आपस में
90 डिग्री बना रही हैं। इनका वैल्यू कितना है 20√3 एंड 15√3। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये फाइंड कर लेते हैं और फिर तीनों को जोड़ लेते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, एच हाइपोटेनियस एच स्क्वायर इक्वल होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400√3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 प्लस 15 का स्क्वायर 225 इंटू 3 का स्क्वायर 3 आएगा, मैंने 3 ऐसे ही रहने दिया क्योंकि कॉमन ले लेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। 625 इंटू 3 एच स्क्वायर, तो एच आ जाएगा √625 इंटू 3, तो इसमें से बाहर आएगा 25 और ये रह जाएगा √3। तो h की वैल्यू आ गई 25√3। तो हमारा पेरीमीटर कितना हो जाएगा दोस्तों 20 प्लस 25 प्लस 15, ये 40 और 20 60√3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है रीता स्पेंड्स 25% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन फूड। रीता अपनी मंथली इनकम का 25% घर के किराए में खर्च करती है और बचे हुए इनकम का 30% भोजन में खर्च कर देती है। इफ सी शेव्स ₹5250, अगर वह 5250 रुपए बचा जाती है तो उसकी मंथली इनकम क्या है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो जो इसमें मंथली इनकम पूछी है परसेंटेज में उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, मंथली इनकम को हम 100% लेके चलेंगे कि भाई वो 100% है, उसमें से वो कुछ ना कुछ खर्च कर रही है। तो बेसिकली हम एज्यूम कर लें 100% की जगह कि भाई उसकी मंथली इनकम 100 है। चलिए 100 में से कितना खर्च कर रही है हाउस रेंट पे, हाउस रेंट पे खर्च करती है 25%, तो इसका 25% कितना हो जाएगा 25। बचा कितना 75 रिमेनिंग इनकम का 30% खर्च करती है भोजन पे, इसका 30% कितना होगा, तो 3 5 15 और 3 7 21 22 और 0.5 22.5 इसका 30% हो जाएगा। इतना खर्च कर देती है भोजन पे, तो बचता कितना है, बचा अब इसमें से 22.5 माइनस कर दें तो 50 और 20 70 और 2 72 52.5 ये 52 है, इतना रिमेनिंग इनकम है, ये बच गया। अब इसको हम इससे मैच करें अगर कि भाई 100 रुपए अगर मंथली इनकम है तो 52.5 बच रहा है, ये 52.5 क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 5250, मतलब जो हमने ये इनकम जो एज्यूम की थी इसको मंथली इनकम पे ले जाने के लिए यहाँ से कंपैरिजन करके इसको उस हिसाब से चेंज कर देते हैं। तो हमारा जो एज्यूम्पशन है उसमें 52.5 क्वेश्चन के 5250 के बराबर है, मतलब एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, एक यूनिट हो जाएगी आपकी 100 के बराबर। तो एक यूनिट 100 है तो हमने 100 एज्यूम किया था, तो 100 के हिसाब से मंथली इनकम कितनी हो गई रीता की 10,000। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल पे आते हैं, ये रहा बोर्ड पर, कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, जो जो छोटे छोटे ब्रैकेट हैं, फिर बड़े ब्रैकेट, और फिर उसके बाद जो डिवाइड मास मल्टीप्लिकेशन जो भी रह जाता है वो करेंगे। तो पहले इस ब्रैकेट को निपटाएं, ये हो जाएगा 8 प्लस 9/8 डिवाइड बाय 3/4, कुछ इस प्रकार इधर आ जाते हैं। ये छोटू ब्रैकेट से सॉल्व करें 1/2 मल्टीप्लाई 3/2, 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 3/4 डिवाइड बाय से सॉल्व कर लें। अच्छा इसे सॉल्व करने के बाद यहाँ ऑफ है,
तो ये भी ध्यान रखना होगा। 7/2 माइनस, ये अभी सॉल्व भी नहीं होगा, -414 5/4 ऑफ 3/4 माइनस, अब यहाँ पे डिवाइड है, इसको कर लें सॉल्व। 3/4 डिवाइड को चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई 8 और 1 9/4 का हो जाएगा 4/9, ब्रैकेट क्लोज ऑफ 3/4। थोड़ा सा छोटा हो गया, अगले स्टेप पे आते हैं और छोटा हो जाएगा। ये डिवाइड मल्टीप्लाई होके 4/3 हो जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाई 9/8, तो सॉल्व होके 2 और 3 3/2 मिल जाएगा। ये सॉल्व हो गया, 3/2 हो गया डिवाइड। ये ब्रैकेट को सॉल्व करें अभी, 3/4 डिवाइड, ये माइनस होगा इसमें से, तो 4 और 14 माइनस 5/4 यानी 9/4, 9/4 ऑफ 3/4 माइनस 4 से 4 गया, 3 से 3 टाइम्स में गया, 1 में 3 ऑफ इंतजार कर रहा है बाहर 3/4। ठीक है, अगले स्टेप पे आते हैं। 3/2, अभी ये ब्रैकेट खुला नहीं है तो इसको सॉल्व करें। 3/4 डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 3 27/4 माइनस, सॉरी 4 नहीं 16 माइनस 1/3 ऑफ 3/4। सिमटता जा रहा है ये शेल की तरह। 3/2 डिवाइड बाय, अब ये मल्टीप्लाई में 16/27 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसको चेंज करके 16/27 इसी में लिख दे रहा हूं मैं, नेक्स्ट स्टेप ना बना के। तो 4 से 4 टाइम्स में, 3 से 9 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 4/9 माइनस 1/3 ऑफ 3/4। ठीक है, और छोटा हो गया, इसके आगे यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा 3/9, 4/9 माइनस 3/9 1/9, 3/2 डिवाइड 1/9 ऑफ 3/4। तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सारे खत्म हो गए, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई होके 3 से ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, 3/2 डिवाइड बाय 1/12। अब 1/12 मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन बनाएंगे अगर इस डिवाइड का, तो हो जाएगा 12/1। तो 2 से 6 टाइम में 12 गया और 6 3 18, तो हमारा आंसर आ गया 18। इजी था ये तो, बस ध्यान रखना था कहाँ कैसे सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, काफी मेहनत से हमने लिखा है, स्मार्ट बोर्ड ना होने की वजह से हमें ऐसे लिखना पड़ा है। चलते हैं समझते हैं क्या क्वेश्चन है। गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 300 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन ए स्कूल। ये पाई चार्ट है, इसमें 300 बच्चे हैं जो कि क्लास 10th में एक स्कूल में, उनका परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, और ये भी 6 डिफरेंट सेक्शंस में, A B C D E एंड F, 6 सेक्शन है एक स्कूल में, 300 बच्चे हैं, उनका परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार है। फिर ये हमें एक टेबल दे रखी है, इसमें नंबर ऑफ बॉयज दे रखे हैं हर सेक्शन में कितने कितने हैं, उसमें भी एक ई में हाइड कर रखा है, नहीं बताया गया है कि बॉयज कितने हैं। सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ बॉयज का भी दे रखा है। हमसे कह रहा है इफ इन सेक्शन ई सेक्शन में जो रेशो ऑफ बॉय एंड गर्ल, बॉय और गर्ल का रेशो है 4:3, तो बताइए देन द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी, सेक्शन बी में नंबर ऑफ गर्ल्स इज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन ई, बी और ई में गर्ल्स का रेशो निकालना है हमें। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि भाई बी में कितनी गर्ल्स हैं और ई में कितनी गर्ल्स हैं।
तो कैसे करा जाए, तो बेसिक जहां से गिवन है बात शुरू हो रही है वहीं से आगे बढ़ते हैं। 300 टोटल बच्चे हैं, बी में 18% डिस्ट्रीब्यूशन मिला है बी को, तो बी में कितने बच्चे हो जाएंगे, तो हम 300 का 18% निकाल लें, ये आ जाएगा 54। मतलब क्लास बी में 54 बच्चे हैं, जिसमें कि 26 कौन है, बॉयज हैं। तो अगर सेक्शन बी में 54 बच्चे हैं जिसमें 26 बॉयज हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी कितना आ जाएगा, 54 माइनस 26 यानी 26 दूनी 28, 28 बच्चे गर्ल्स हैं जो कि सेक्शन बी में है। अब नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन ई फाइंड करना है। ई में 14% टोटल बच्चे हैं 300 के, तो 300 का पहले हम निकाल लें 14%, तो ये कितना आ जाएगा 42। 42 टोटल नंबर बच्चे हैं सेक्शन ई में, जिसमें कि नंबर गर्ल्स बॉयज का देखिए यहाँ पे हाइड कर लिया है, तो हमें पहले पता लगाना पड़ेगा कि बॉयज कितने हैं या गर्ल्स कितने हैं। तो यहाँ एक चीज दे रखी है कि ई सेक्शन में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 4:3। तो अगर टोटल 42 बच्चे हैं तो इसमें तो गर्ल्स निकलेगा 3:7। भाई टोटल 7 की हिस्सेदारी बन रही है इस रेशो को देख के, उसमें से 3 हिस्सा गर्ल्स का है, तो हम 42 का 3/7 निकाल लें, तो ये कितना आ जाएगा 6 टाइम में ये गया 18। मतलब जो नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी सेक्शन ई है वो है 18। अब जो पूछा हुआ है उसका रेशो आ जाएगा 28/18, यानी हमारा आंसर आ जाएगा, हाँ ये 2 से जाएगा 14/9। 14/9 हमारे ऑप्शन में है फोर्थ। तो हो गया ये क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी अंडर वेरियस हेड्स ड्यूरिंग अ ईयर हमें गिवन है। एक कंपनी के इसमें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में 15% खर्चा है, ट्रांसपोर्ट में 17.5% खर्चा है किसी एक साल का, एड में 10%, टैक्स में 5%, रिसर्च में 20%, सैलरी में 25% और लोन में 7.5%। इस तरीके से एक कंपनी एक साल में खर्चा करती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन द ईयर इज हाउ मेनी टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च। जो कंपनी का टोटल खर्चा है वो रिसर्च के खर्चे के कितना गुना है। तो आप देखिए रिसर्च का खर्चा है 20%, कंपनी का खर्चा है, इसको सभी को अगर हम ऐड करें 15, 10, 25, 5, 30, 20, 50, 17.5 और 7.5, 25 और 25, 50, 100। कंपनी का खर्चा 100%, रिसर्च का खर्चा 20%, तो रिसर्च से कितना गुना खर्चा है, सीधे सीधे 20 इंटू 500 यानी 5 टाइम्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। तो ये था इसका आंसर। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और क्वेश्चन वाले पेपर वाली वीडियो लेके आते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।